Hello students, think of a glass tube. There is a glass tube which is completely filled with water, any liquid. It is completely filled with water and it is closed at both ends, right? Now this tube is rotating about this axis with some angular speed omega. There is an air bubble inside this tube. And let us say this tube makes an angle theta with the vertical. The tube is rotating like this. The vertical axis is like this. This is the tube which is filled with liquid and it is rotating about this vertical axis like this with some angular speed omega. There is an air bubble inside the tube and I want that this air bubble should stay at the middle of the tube. Let us say the complete length of the tube is L. Length of the tube is L and I want this air bubble to be located at the center of the tube. As the tube rotates, the air bubble stabilizes at the center of the tube. Theta is given to you. You have to tell me what should be value of omega for this to happen. Length of the tube L is given, theta is given, and the tube is rotating. You have to tell me the angular velocity omega for which this air bubble will stay at the center of the tube. The whole tube is otherwise filled with some liquid. ये पानी भरा हुआ है यहाँ पूरे ट्यूब में, उसमें एक एयर बबल ट्रैप हो गया है. ये एयर बबल ट्यूब के सेंटर पे रहे. ट्यूब की लेंथ L गिवन है. इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा भी गिवन नंबर है. तो आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए. देखिए, आप सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आसान होने वाला है अगर आप ये समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज बॉयंसी फोर्स. बॉयंसी फोर्स एक्चुअली में क्या है? बॉयंसी इज नॉट ए न्यू फोर्स. इट इज फोर्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर. ये सिचुएशन सबसे पहले आप इमेजिन करो, मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे. सपोज पानी के इस टैंक में हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया ए. ठीक, पानी के टैंक को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से हम चला रहे हैं. पानी के टैंक में अगर हम एक छोटा सा पानी का एलिमेंट इमेजिन करें, पानी का एक छोटा सा टुकड़ा इमेजिन करें येलो कलर का, तो ये येलो कलर का पानी का टुकड़ा भी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है. ऑफ कोर्स ये सरफेस स्लांट हो जाएगी एंड ऑल दैट, ठीक है, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं. पर ये पूरी की पूरी टैंक अगर ए एक्सेलरेशन से चल रही है तो इसके अंदर पूरा पानी भी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है. अगर मैं एग्जैक्टली आपसे पूछता हूँ कि ये टैंक ए एक्सेलरेशन से क्यों चल रहा है, तो आप बोलेंगे कि कोई ना कोई धक्का दे रहा है तब तो चल रहा है. देयर इज सम फोर्स. मैं पूछूँ कि ठीक है टैंक को छोड़ दो, पूरा पानी क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे, वो बोलेंगे कि इस दीवार के कंपैरिजन में ये वाली जो दीवार है ज़्यादा फोर्स लगा रही है पानी पे, तो पानी पे एक नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसलिए वो एक्सेलरेट हो रहा है. ठीक, लेकिन ये पीला वाला जो एलिमेंट है ये क्यों एक्सेलरेटेड है? ये पानी का पीला टुकड़ा क्यों एक्सेलरेटेड है? इसको कौन फोर्स दे रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? प्लस ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? वेट इसका नीचे खींच रहा है इसको. तो इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? सराउंडिंग वाटर. सराउंडिंग वाटर जो फोर्स लगा रहा है वही इसके वेट को बैलेंस कर रहा है. फिर इसमें एक्सेलरेशन क्यों है हॉरिजॉन्टल? सराउंडिंग वाटर ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इस पीले कलर के एलिमेंट में एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है. सभी समझते हैं इस बात को. तो बच्चों ध्यान दीजिए, सराउंडिंग वाटर जो है वो इस पीले एलिमेंट के ऊपर एक फोर्स इधर लगा रहा है, ऐसा सोच सकते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इधर है और सराउंडिंग वाटर का जो फोर्स है उसका
एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होगा। क्यों? ये इस एलिमेंट के वेट को बैलेंस करेगा, इस एलिमेंट के वेट को, इस वेट को बैलेंस करेगा। जो सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स इस पीले एलिमेंट पे लग रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और सराउंडिंग लिक्विड जो फोर्स लगा रही है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन की वजह होगा। ठीक है ना भाई? तो अगर हम सिंपली ऐसे सोचें कि इस छोटे से टुकड़े का मास m है, तो वेट mg है, इतना ही वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इसका मास m है, एक्सेलरेशन a है, तो इतना ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है। अब ये और ये फोर्स कौन लगा रहा है? सराउंडिंग लिक्विड। इन दोनों का रिजल्टेंट ही बॉयंसी है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही बॉयंसी फोर्स है। एम आई राइट? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ही बॉयंसी फोर्स है। जी हाँ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस लिक्विड के टुकड़े पे लगने वाला बॉयंसी फोर्स है, जिसको नॉर्मली हम बॉयंसी नहीं कहते, क्योंकि पानी, ये जो पानी है, पानी के अंदर ही एक एलिमेंट हमने ले लिया, तो ठीक है, उसको नॉर्मली आप बॉयंसी नहीं कहते। जब पानी के अंदर कोई दूसरी चीज डुबाते हैं, कोई सॉलिड रखते हैं, तो उस पर एक्ट करने वाले फोर्स को आप बॉयंसी कहते हैं। पर प्लीज समझिए, अब ये पीले रंग का टुकड़ा मान लो पानी नहीं है, सच में एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड ब्लॉक है, सच में आपने एक सॉलिड ब्लॉक को यहां रख रखा है, और ये सॉलिड ब्लॉक अपने चारों तरफ के पानी की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल उसको हिट कर रहे हैं। तो ये पीले रंग का जो ब्लॉक है, इस पर जो सराउंडिंग वाटर फोर्स लगाएगी, वो फोर्स तो इतना ही होगा ना। ये पीले रंग का ब्लॉक डूबेगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं समझे। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये पानी का टुकड़ा है, तो अगर ये पानी का टुकड़ा है तब तो यहां स्टेबल है, नीचे नहीं जा रहा है, पूरा पानी ही पानी है चारों तरफ, ये एक्सेलरेट हो रहा है, दैट्स ऑल। तो भाई इसके वेट को तो कोई बैलेंस कर रहा है, और इसको एक्सेलरेशन भी कोई दे रहा है। कौन दे रहा है? ये जो आसपास का पानी है, यही तो इस पे फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स इस पानी के वेट के बराबर ऊपर और m इंटू ए के बराबर इधर है। लेकिन अगर मैं इस जगह से इतने पानी को हटा लूं, मान लो जादू से, और वहां पे एक सॉलिड रख दूं उतनी साइज का, तो उस सॉलिड पे भी तो सराउंडिंग वाटर उतना ही फोर्स लगाएगा ना, जो पहले पानी के टुकड़े पे लगा रहा था। क्योंकि सराउंडिंग वाटर का बिहेवियर क्यों बदल जाएगा? हमने ठीक यहां से इसको निकाल के सॉलिड फिट कर दिया, तो सराउंडिंग वाटर में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, वो तो वैसा ही फोर्स लगाएगा उस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, पहले जितना लगा रहा था। तो सॉलिड के ऊपर फोर्स लिखना डायरेक्टली सॉलिड को कंसिडर करके मुश्किल है, पर सॉलिड हटा के हमने इतना ही बड़ा पानी इमेजिन किया, तो हमें पता है कि पानी का टुकड़ा डूबेगा तो नहीं, पानी चारों तरफ पानी है, वो सिर्फ ये एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो डूबेगा नहीं, मतलब वर्टिकल फोर्स mg है। mg क्या है? m क्या है? इस इतने पानी का मास इनटू g, मतलब इतने पानी का वेट, इजंट इट? तो यहां पे अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस पे भी फोर्स उतना ही लगेगा। कितना फोर्स? इतना वॉल्यूम पानी का जो वेट होता, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होता, उतना अपवर्ड फोर्स। और ये लिक्विड, अगर यहां सॉलिड नहीं, इतना लिक्विड होता, तो उसका जो मास है इनटू एक्सेलरेशन, ये इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये सब सोच के ही आपको शायद याद कराया गया है, आपने याद किया है कि ऐसे सिचुएशन में हम ये करते हैं कि भाई अगर हम कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में चले जाएं, तो कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में हमें ऐसा महसूस होता है जैसे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो है वो g और a का ऐसा रिजल्टेंट है जिसको आप g इफेक्टिव बोलते हो, ठीक? तो जो बॉयंसी फोर्स है इस पानी में, जब मैं किसी सॉलिड को डुबाता हूं, तो बॉयंसी फोर्स इस g इफेक्टिव के ठीक ऑपोजिट होती है। इस ऑब्जर्वर के लिए सारी दुनिया बदल गई है। इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ये जेब से एक बॉल निकाल के छोड़ता है, तो बॉल भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे आज सुबह सुबह बजरंगबली ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ही बदल दिया, मैग्नीट्यूड बदल दिया। तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिवली, बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलना चाहिए, वो इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड √g² + a² है। और बॉयंसी फोर्स भी इस g इफेक्टिव के ऑपोजिट
इस डायरेक्शन में लगता हुआ वो देखेगा किसी भी सॉलिड पे। अगर आप कोई भी सॉलिड रख दो, इसके अंदर बलून डाल दो, एयर बबल रख दो, जो भी है, उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स जो है वो इसके ऑपोजिट लगता हुआ देखेगा ये आदमी। ऐसा आप सोच सकते हैं। बॉयंसी फोर्स लिखेंगे कैसे? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव, ऐसा आप बॉयंसी फोर्स लिखते हो। अब आप सोच रहे हो कि इसका इस क्वेश्चन का इससे क्या रिलेशन है? इससे बड़ा गहरा रिलेशन है। एयर बबल नॉर्मली उसकी टेंडेंसी होगी बिकॉज ऑफ बॉयंसी। एयर बबल जो है उसका खुद का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, वेट नेग्लिजिबल है, लेकिन उस पर बॉयंसी फोर्स तो लग रहा है। उसने जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया उसके हिसाब से उस पर बॉयंसी फोर्स लग रहा है। तो अगर ये रॉड घूम नहीं रहा होता तो ये एयर बबल तो टॉप पे चला जाता, कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि उसका वेट नहीं है, कुछ ऑलमोस्ट जीरो है, और बॉयंसी फोर्स उसको धकेल रहा है, तो वो तो टॉप पे चला जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एयर बबल इस ट्यूब के सेंटर पे चाहिए, मुझे एयर बबल इस ट्यूब के सेंटर पे स्टेबल चाहिए। कैसे होगा भला ये? इसको और इसको आप एक जैसे सिचुएशन देख सकते हो। ये जैसे यहां क्यूब था वैसे ही यहां पे ये एयर बबल है, ठीक है। इस एयर बबल के ऊपर जैसे ये क्यूब ए एक्सेलरेशन से चल रहा था, वैसे ये एयर बबल 1 मिनट मान लेते हैं आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इसका एक एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कल में घूम रहा है। जैसे इस छोटे से क्यूब का अगर एयर बबल भी होता तो भाई इस पे बॉयंसी इधर ही लगता ना, ये क्यूब एयर बबल है मान लो, उस पे बॉयंसी इधर लगेगा। तो उसी तरीके से इस एयर बबल के ऊपर जो बॉयंसी लगेगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। ए क्या है इस केस में? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के इक्वल है। जैसे आप ए को इन्वर्ट कर देते हो, जी ले लेते हो, जी इफेक्टिव बना देते हो और उसके ऑपोजिट बॉयंसी लिखते हो, वैसे यहां भी लिख सकते हो। यहां पे बस इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल है, जहां आर ये एयर बबल के सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अब ये एयर बबल यहां पे स्टेबल तब होगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ये एक ही केस में होगा। क्या वो गेस कर सकते हो तुम केस? अभी भी वीडियो पॉज कर दो, वो सिचुएशन पॉज कर दो वो सिचुएशन तब बनेगी जब ये बॉयंसी फोर्स ठीक ठीक इस ट्यूब के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि अगर बॉयंसी का कोई भी कंपोनेंट इधर या इधर हुआ देन एयर बबल विल मूव। बॉयंसी फोर्स अगर ऐसा हुआ तो एयर बबल विल क्लाइंब अप, और बॉयंसी फोर्स अगर ऐसा हुआ तो इट विल स्लाइड डाउन, इजंट इट? ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो एयर बबल के ऊपर लगने वाला बॉयंसी फोर्स ऐसा है, और प्लीज ध्यान दीजिए एयर बबल का वेट नेग्लिजिबल है। आप वेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप इस ट्यूब के रेफरेंस फ्रेम में भी क्वेश्चन सोच सकते हैं कि उस पर एक बॉयंसी फोर्स लग रहा है और एक वेट फोर्स लग रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। बट आपको ध्यान देना है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और mg है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसी लाइन पे होना चाहिए, बॉयंसी फोर्स की लाइन पे होना चाहिए, जिससे कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सके। अगर बॉयंसी थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इट विल क्रिएट सम component along the length of the tube and air bubble will move, it will not remain stable at this position. इसके बाद तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। बॉयंसी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा दूँ, इसको ऐसे यहीं पे दिखा देता हूँ। देखिए ये ट्यूब है, मान लीजिए ये ट्यूब है, ऐसे हमारे क्वेश्चन में इस एंगल को थीटा दिया गया है, ये ट्यूब है, ये एंगल थीटा दिया गया है। ये एंगल थीटा मतलब ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा, सॉरी ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा, ऐसा हो। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये बॉयंसी फोर्स इस ट्यूब वॉल के नॉर्मल हो। तो ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमें चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल हमें 90 माइनस थीटा चाहिए, ये 90 माइनस थीटा चाहिए, मतलब ये थीटा चाहिए हमें एक्चुअली। ठीक से देख लीजिएगा, मैंने कोई गलती ना की हो। ये थीटा, ये थीटा,
ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि वी वांट बॉयंसी फोर्स टू बी नॉर्मल टू दिस। तो नेचुरली थीटा 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 90 माइनस थीटा, दिस एंड दिस 90 माइनस थीटा, दिस थीटा, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो थीटा है, विच मीन्स इस ड्राइंग को देख के आप लिख सकते हैं कि tan of theta is this length by this length, which is g by omega square r, g by omega square r। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। tan theta is equal to g by omega square r, so omega square can be written as g by r tan theta, right? This is radius, and we have not been given the value of r, we have to express it in terms of L and theta. It is given that this is L by 2, this is L by 2, and this angle is theta, so you can write r, isn't it? R is L by 2 sin theta into tan theta, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यू कैन कैलकुलेट ओमेगा। तो इस ओमेगा पे अगर आप ट्यूब को घुमाओगे तो द बबल विल रिमेन स्टेबल एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। इससे ज़्यादा एंगुलर स्पीड अगर दोगे तो क्या होगा, सोचो, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। इससे कम एंगुलर स्पीड दोगे तो क्या होगा, ये भी सोचो, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा।